स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी डीएफसीसीएल की थ्योरी की क्लास है, ठीक है। डीएफसीसीएल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का थ्योरी का क्लास है और मुझे लगता है शायद ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम सीधा जो है डीएफसीसीएल का स्टार्ट कर देंगे थ्योरी पढ़ना। तो जितना भी मैंने पढ़ा रखा है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, प्लीज़ उसका रिवीजन करते रहिए। मैं हर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहती हूँ। जितना भी पढ़ाया जाता है तुरंत ही जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऐड करना है। क्या करना है, आपने क्या करो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, आपको तुरंत ही जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे पीडीएफ मिलता है उसे डाउनलोड करो, उसको डेली डेली रिवाइज करो। जो भी पॉइंट्स कहा गया है कि यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने, तो वो आपके नोटबुक में ऐड करते जाओ। टाइम थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर टाइम थोड़ा होता हमारे पास, जैसे कि पूरा जून मंथ वगैरह मिल जाता हमें, तो मैं आपको कहती कि हाँ नोट्स भी बनाना शुरू कर दो, बट टाइम नहीं है इसलिए प्लीज़ नोट्स मत बनाना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, जनरल नॉलेज का मेरा ई बुक आपने अगर परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, बिकॉज अभी हम बहुत ही ज़्यादा न्यू इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ प्लानिंग है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, सब कुछ ठीक तरीके से शुरू हो जाता है, तब मैं आपको सरप्राइज बता दूंगी उस बारे में। बट फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम ही एग्जाम देने जा रहे हैं और हमको रैंक ले आना है एंड ऑल दैट। तो प्लीज़ आप अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहना। आप लोगों के लिए हम हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। स्टडी से रिलेटेड या अगर कोई प्रॉब्लम आता है पीडीएफ से रिलेटेड वगैरह, तो प्लीज़ हमें जो है मेल करना। और जैसे आप पीडीएफ खरीदते हो ना बेटा, तो थोड़ी देर ना रुक जाया करो। रुकने के बाद ना डाउनलोड सेक्शन, मोबाइल में जो आपका डाउनलोड सेक्शन होता है उसमें देखा करो, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगा। आप लोग देखते नहीं हो, फिर हमें कमेंट करते हो, मेल करते हो कि मैम मुझे मिला नहीं पीडीएफ। मिल जाता है, आपने एक बार पैसा पे कर दिया तो मिल जाता है, क्योंकि जो हमने एप्लीकेशन यूज़ किया है जिसके लिए हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, मैं भी उसको पे करती हूँ और आप भी उसको पे करते हो वो सर्विस देने के लिए। तो वो लोग काम कैसे गलत करेंगे, वो तो काम सही करेंगे ना। तो आपको आपका कमेंट डाउनलोड सेक्शन देखना है मोबाइल में। अब जब भी कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो तो कहाँ देखते हो, डाउनलोड सेक्शन में जाके देखते हो। वो सब कुछ समझ में आ जाता है आप लोगों को। एक पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कहाँ देखना पड़ेगा, डाउनलोड सेक्शन में देखना पड़ेगा। तो देखा करो, ओके। बहुतों की बातें। तो हमारे जो पीडीएफ है, ई बुक है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज सब कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, इनके एक एक बात याद रखना ज़रूरी है। कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या बनाता है एंड ऑल, सब कुछ आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीएफ से। आईसीएफ क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में। याद कर लो इसको। और कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। चेन्नई में भी कहाँ पर? पेरम्बूर में, ठीक है। ICF started in 1952, is located in Perambur, a suburb of Chennai, India. ओके। इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? तो ये रेल कोचेस ही बनाता है, जो हमारे डब्बे होते हैं ना रेलवे के, उसी के कोचेस बनाने का काम ये करता है। इसका प्राइमरी फोकस वही है। मोस्ट ऑफ द कोचेस मैन्युफैक्चर आर सप्लाइड टू इंडियन रेलवे। देखो जितना भी जो ये कोचेस बनाता है आईसीएफ, ठीक है, आईसीएफ पेरम्बूर चेन्नई, जितना भी ये कोचेस बनाता है उसका 75% तो ऑलमोस्ट इंडियन रेलवे ले लेता है, जितने भी कोचेस बनते हैं। बट 25% जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है या सरप्लस प्रोडक्शन होता है, या फिर जो ऑर्डर देने के बाद ये जो बनाते हैं कोचेस, वो सारे के सारे अलग अलग देशों में, देखो कितना प्राउड का है ना हमारे लिए ये बात, कितनी प्राउड की बात है कि हम अलग अलग देशों में भी कोचेस हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब वहाँ पर टैग होगा मेड इन इंडिया करके। तो और आपने देखना है कि इंडियन रेलवे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। आप देखोगे, कभी भी आप अगर रेलवे में ट्रैवल करते होगे तो हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सेफली वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। चाहे फिर वो फैंस हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह का हैंडल वगैरह हो, कुछ भी हो। तो आप देख, आप अगर वो जो हैंडल होता है ना जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारा सीट पूरा जब हम स्लीपर में जाते हैं तो वो पूरा सीट जो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। जब फोल्ड हो जाता है स्लीपर, जो रिजर्वेशन वाला होता है ना, एसी वाला, वो कोच वगैरह एंड ऑल, तो वो फोल्ड हो जाता है। तो आपने देखना है जो हैंडल होता है ना, अगर आप उसको लटकोगे, लाइक 100 kg का भी इंसान अगर लटकेगा ना उसको, तो भी वो जो हैंडल है वो टूट कर नहीं गिरेगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है इंडियन रेलवेज में। इसीलिए हमारे कोचेस ऑल ओवर द इंडिया फेमस है।
और इनको अलग अलग बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सेफ्टी का जो है एक तरह का सर्टिफिकेट मिला हुआ है बच्चों, ठीक है, याद रखना ये बात। तो देखो हमको अभी यहाँ पे क्या याद करना है कि हम जो कोचेस आईसीएफ जो कोचेस बनाता है वो तो इंडिया में प्रोवाइड करता ही करता है, बट बाहर देशों पे भी करता है। वो देश कौन से जैसे थाईलैंड, बर्मा, ताइवान, जाम्बिया, फिलीपींस, तंजानिया, युगांडा, वियतनाम, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, बांग्लादेश और रिसेंटली इन्होंने अंगोला को भी जो है कोचेस प्रोवाइड किए हैं। अब आप बोलोगे मैम ये सारे देशों का नाम याद रखना है, इन सारे देशों का नाम तो याद करना ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टमर ऑफ आईसीएफ, ऐसे नहीं पूछेगा कि कंट्री कौन से किसको प्रोवाइड करता है आईसीएफ, नहीं, ये लोग थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे। ये क्या करेंगे, यही कंट्रीज उठाएंगे, ठीक है, यही कंट्रीज उठाएंगे और इसका आपको कैपिटल पूछ लेंगे किसी का भी उठाकर, जैसे अंगोला का कैपिटल बताओ, तंजानिया का कैपिटल बताओ, या फिर इनका करेंसी पूछ लिया जाएगा। तो जो ये क्या करते हैं ना, जो इनसे इंटरलिंक है वही क्वेश्चन बनते हैं। बैंक में जैसा जो कुछ इंटरलिंक होता है फाइनेंस से, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, सेम यहाँ पर भी वही है। आपको अगर दिमाग लगाना है, आपको अगर ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल में 24 में से एटलीस्ट 20+ अगर मार्क्स लेने ना, तो ये दिमाग लगाओ कि भाई इनका जो भी इनका वर्क है, जो भी इनका बिजनेस है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे, उससे बाहर ये जाएंगे नहीं। तो अगर ये देश के बाहर कोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन से देशों को कर रहे हैं, तो उन देशों के बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे उनका कैपिटल करेंसी क्या है, उनका अगर प्राइम मिनिस्टर होता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, उनका प्रेसिडेंट होता है तो फिर प्रेसिडेंट कौन है। तो इतना एटलीस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना शुरू कर दो। अगर आप अभी एफर्ट्स लोगे ना तो आगे जाकर आप आराम से 60 ईयर्स तक, जितना भी 58 ईयर्स वटेवर जितना भी है उतना साल अच्छे से रह पाओगे। कैसा है ना, एक कोट है, मैंने कोट कहीं तो पढ़ा था कि द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द प्राइस ऑफ रिग्रेशन। अब जो समझ गए तो समझ गए कि जो आपका डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे उसको प्राइस पे करने के लिए आपको ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो आपका कंफर्ट है उसको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो तो आपको 7 बजे उठना पड़ेगा, 1 घंटे की नींद कम करनी पड़ेगी। लेकिन डिसिप्लिन से आप पढ़ोगे 1 घंटा कुछ भी, ठीक है, तो एग्जाम में आते ही आपको उसका फल मिलेगा। बट अगर आप सोचोगे कि चलो एग्जाम तो जून में है, मैं तब पढ़ लूंगा एंड ऑल, तो फिर आप रिग्रेशन होता है एग्जाम देकर आने के बाद, जो पछतावा होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। शायद फिर आपको कोई जॉब ना मिले, फिर आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, या फिर आपको कुछ और काम करना पड़े जहाँ पर आपको सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़े, अप डाउन करना पड़े। तो अभी थोड़ा ना अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर मैम कुछ बोल रही है कि आपको ये करना है तो करना है। आप अगर सोचोगे कि ये इतना क्यों बोल रही है, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर आप नहीं करोगे तो कोई होशियार बंदा कर लेगा और फिर वो वैकेंसी लेके निकल जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना बच्चों। तो आईसीएफ का विजन क्या है, एक्चुअली ये चाहते क्या है, इनका विजन क्या है, मोटो क्या है। तो इनका मोटो है टू बिकम ग्लोबल लीडर इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट रेल कैरेजेस इंक्लूडिंग डीजल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेन सेट्स। तो ये डीजल लोकोमोटिव भी बनाता है और ये इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव भी बनाता है, ये याद रखना। और ये वर्ल्ड क्लास जो है सर्विस देने के लिए इनका एक मोटो है। नेक्स्ट क्या है, इसका मिशन क्या है, तो मिशन तो सेम ही होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एंड जो डीजल के लोकोमोटिव है वो बहुत बढ़िया तरीके से कोचेस जो है प्रोवाइड करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और जो भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि उसका क्वालिटी समथिंग, उस पर हम लोग कितना रिले करते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवेज इज लाइक, अगर 100 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है तो 107 रखते हैं ये लोग। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का तो नाम ही मतलब अगर इंडियन रेलवे में आप सफर करो तो आराम से सफर करो। हाँ, अगर कोलिजन होता है तभी थोड़ा सा एक्सीडेंट का प्रॉब्लम आता है, बाकी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप कोच के अंदर होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज बाय इन्हांसमेंट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज जाता है, जितना भी आपका ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो उन लोगों को सही से ट्रेनिंग देना, उनको मैनेजरियल स्किल सिखाना। मैनेजरियल स्किल सिखाना इसका मतलब देखो, आपके जो सिलेबस में दिया गया है CRP जो कस्टमर रिलेशन एंड मैनेजमेंट है ना, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आगे जाकर जब आप एक एग्जीक्यूटिव बनोगे, मैनेजर बनोगे, जूनियर मैनेजर बनोगे, तो आप लोगों को किसी भी अलग देश का कोई आता है
कोई भी अगर एम्प्लॉय आता है तो उसको बात करने के लिए आपके पास उतने स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से किसको मैनेज करना है, ठीक है, ऐसी बातें। तो वो हर एक ट्रेनिंग हर एक पर्सन को वो सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर जो यूपीएससी क्लियर करके आते हैं उन्हीं को सिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी सिखाते हैं बोलो, ठीक है, ऐसा होता है। टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड वर्क कल्चर ऑफ फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये इनका मिशन है, वो उनका विजन था। तो प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन क्या था इनका, पहले आईसीएफ का प्रोडक्शन जो है 350 ब्रॉड गेज इनको कोचेस बनाने थे जो कि अनफर्निश थे, फर्निशिंग वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें, फर्नीचर नहीं रखा गया था। तो फर्नीचर जो था वो फर्निश किया था जोनल रेलवे वर्कशॉप ने बाद में। फिर बाद में क्या हुआ कि इनको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो इन्होंने अलग अपना जो है एक फर्नीचर का पूरा डिवीजन बनाया। कब बनाया? 1962 में, 2 अक्टूबर 1962 में फर्निशिंग डिवीजन ऐड किया गया। फिर उन्होंने जो है इनकी कैपेसिटी का जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया। पहले 350 करते थे, बाद में इन्होंने डायरेक्ट 750 पे जो है जंप की। देखो इन्होंने फुल्ली एकदम जंप कर दी 750 पे। और ये जो है प्रोडक्शन हमेशा बढ़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनका प्रोडक्शन कम हुआ है, और फर्दर इंक्रीज हो रहा है इनका। और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ऐड कर रही है, अराउंड जो है 1500 से लेकर 2000 तक पर एनम ये कोचेस जो है प्रोडक्शन करते हैं, डीजल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आईसीएफ जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये कौन सा लोकोमोटिव बनाता है, डीजल बनाता है या इलेक्ट्रिकल बनाता है। इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। डिज़ाइन फीचर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पॉइंट नहीं करना है। इसमें क्या बता रहे कि बस साइड वाला वॉल बनता है, फिर साइड के 2 वॉल बनते हैं, अपर शेड बनता है, फिर उसका वेल्डिंग होता है एंड ऑल, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में पढ़ो। ट्रेनिंग में जब आप रहोगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रेंज। अब प्रोडक्ट रेंज जैसे मैंने कहा कि कौन से प्रोडक्ट रेंज है, तो सेल्फ प्रोपेल कोच है, एयर कंडीशन नॉन एयर कंडीशन पैसेंजर कोच है और स्पेशल कोच है। सेल्फ प्रोपेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होता है, ठीक है, वो जो डीजल रेल कार्स होते हैं। कार मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, याद रखो, डीजल रेल कार्स बोला ना इन्होंने, तो जो हमारा कोचेस होता है उससे छोटा साइज में आता है, ठीक है। अगर अपना कोई डब्बा बहुत ऐसा बड़ा सा होता है ना कि हम अराउंड 100-200 लोग उसमें आ जाए, तो उतना बड़ा नहीं होता है, ये छोटा साइज में होता है, ठीक है, उसका हाइट जो होता है वो कम होता है। मेट्रो कोचेस फॉर कोलकाता मेट्रो रेलवेज, ठीक है, जो स्पेशल प्रोपेल कोचेस में क्या बनाते हैं, ये कोलकाता जो मेट्रो रेलवे है उनके लिए कोचेस बनाते हैं। डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट्स फॉर नॉन इलेक्ट्रिकल रूट्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट्स एंड मशीन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी कम्यूटरशिप, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स बनाते हैं, जहाँ पर नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट्स वगैरह है वहाँ पर डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट्स बनाते हैं। और अगर कोई इंटरसिटी है, ठीक है, इंटरसिटी है एक सिटी से दूसरा सिटी, तो वहाँ पर मशीन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स का, लॉन्ग डिस्टेंस वाला अगर कुछ है तो वहाँ पर जो है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स बनाते हैं, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स बनाते हैं। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स बनाते हैं, मेडिकल वैन्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट कहा कि ये जब अगर आप पढ़ोगे ना कि कार्स करके, तो इंडियन रेलवे में कार्स बोलते हैं ना, तो साइज समझ लेना कि अपने कोच से जो है 5 गुना साइज उसका छोटा होगा हाइट में। अब कार की हाइट और एक इंडियन रेलवे के डब्बे की हाइट कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, इसीलिए जो है यहाँ पर अगर आप कार सुनो तो ये इंडियन रेलवे का डब्बा ही होता है, बस उसकी हाइट जो है छोटी हो जाती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ओएजी इंस्पेक्शन, अब ओएजी इंस्पेक्शन क्या है? ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार्स, तो ये बनाते हैं। तो आपने क्या करना है ना, आज गूगल कर लो OHE इंस्पेक्शन कार्स, उसका सिर्फ और सिर्फ इमेज देख लो, इमेज देखते ही समझ में आ जाएगी कि मैम क्या बोल रही है। जो मैं कह रही हूँ ना कि उसका हाइट वगैरह कम होता है, मैंने डालना चाहिए था यहाँ पे, मैंने ऐड नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपने क्या करना है, इसका गूगल इमेज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एयर कंडीशन एंड नॉन एयर कंडीशन पैसेंजर कोच प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये इनका जो है काइंड ऑफ ये मैन्युफैक्चरिंग है कि हम इस टाइप के जो है मैन्युफैक्चर करते हैं कोचेस और ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल कोचेस बनते हैं जिसमें पैंट्री कार्स वगैरह होते हैं, जो खाना वाना बनाते हैं जिस डब्बे में, वो उस तरह के कोचेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अलग सिस्टम होता होगा उसमें, कुछ अलग गैस वगैरह लगाना वहाँ पे, जो सिलेंडर एंड ऑल, और अलग अलग तरह की चीज़ें लगाना,
उसको सस्टेन करना, वो अच्छे से जो भी कोच है वो जो डब्बा है वो ज़्यादा हिले नहीं वगैरह एंड ऑल, इसकी जो है चिंता करना है, इसके बारे में सोचना, उसका डिज़ाइन उस तरह से करना, इंजीनियर्स को उस तरह से काम पर लगाना, तो ये सारा काम ये करते हैं। तो स्पेशल कोचेस में इसका आता है हाई कैपेसिटी पावर कार्स फॉर शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। जो शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है ये बहुत फास्ट चलती है ट्रेन, ठीक है। तो इनके लिए जो है जो अलग अलग कार्स होती है, छोटे छोटे हाई कैपेसिटी पावर कार्स होती है, जो इन्हीं के साथ साथ चलती है, ठीक है। छोटे छोटे कार की तरह ही डब्बा होता है, मेडिकल वैन होता है उसमें, या फिर खाने पीने की चीज़ें होती है, इस तरह का सप्लाई करने का काम करता है ये, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग, एयर कंडीशन मिलिट्री वार्ड एंड सलून कार्स फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि ये क्या होता है ना कि कोई मेन गाड़ी चल रही है, ठीक है, मैं आपको इमेज से बताती हूँ। सपोज ये कोई मेन जो है ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, तो इसी के साथ साथ आपके किसी स्टेशन पे अगर ये रुकी, ठीक है, किसी स्टेशन पर अगर रुकी, तो इसके साथ साथ ना एक छोटा सा वैन टाइप जो है रेल का डब्बा ही चलता है, तो उस डब्बे में स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस कार में, इस ट्रेन में चल जाएंगे, और वहाँ पर जो है आपको सलून वगैरह का प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से लोग आएंगे, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये साथ ही साथ चलता है। अगर आप इसका इमेज अगर एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है आरसीएफ, आईसीएफ, डीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, क्या है ये पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, डोंट वरी, बट इसका जब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो वो भी आपको दिल लगा के पढ़ना है, ओके। तो आरसीएफ क्या है, रेल कोच फैक्ट्री, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। डेट, ये ईयर याद रखो, ठीक है, ईयर याद रखना जरूरी है। आरसीएफ इज अ कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज, ये क्या है, एक कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडियन रेलवेज की। आरसीएफ हैज ऑलरेडी कार्व अ नीश of industrial scenario of country at a large and Indian railways। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमको लाइन, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आरसीएफ जो है एक रेल कोच फैक्ट्री है। जिस तरह से हमने आईसीएफ पढ़ा था सेम उसी तरह से है ये नॉन एसी एंड एसी कोचेस प्रोवाइड करता है ब्रॉड गेजेस के लिए, ठीक है। और हर साल ये 1600 से ज़्यादा जो है कोचेस बनाता है, 1600 से ज़्यादा कोचेस बनाता है, ये याद रखना। और जो आरसीएफ होता है वो इक्विप्ड है स्टेट ऑफ आर्ट कैड एंड सेंटर सीएनसी मशीन से, जो कि अलग अलग अगर कुछ डिज़ाइन बनाना है कोचेस में तो ये प्रोग्रामिंग के साथ ये सब कुछ जो है करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अभी फिलहाल। इसका जो एक फैक्ट्री है जो कि 7 किलोमीटर लोकेटेड है डिस्टेंस से कपूरथला में, ठीक है, जो हिस्टोरिक प्लेस है वहाँ से। तो ये जो है इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, इज़ वेरी वेल प्लान्ड, ठीक है। इन लोगों ने ना, डीएफसी का भी ऐसा ही है, डीएफसी ने तो पूरा एक सेक्टर खरीद रखा है, इतने बड़े बड़े सेक्टर खरीद रखे हैं ना, इतना मतलब सेक्टर मतलब जानते हो आप, बहुत बड़ा जमीन होता है। और वहाँ पे ना वो लोग स्कूल बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, और थिएटर बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, मतलब जो भी एम्प्लॉयज वहाँ पर काम करेंगे डीएफसी में। अब आप अगर आगे जाकर वहाँ पे काम करोगे ना बच्चों, तो आपके ऑफस्प्रिंग को, आपके बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल होगा, कॉलेज होगा, थिएटर होगा, एंड जिम एंड ऑल, सब कुछ पूरा सेक्टर होता है। अगर आप कभी किसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर आप बॉम्बे में अगर बॉम्बे कभी आपने विजिट किया होगा, या पुणे विजिट किया होगा, या नागपुर विजिट किया होगा, महाराष्ट्र के अगर बच्चे हो तो उनको पता होगा, तो जो वीआईपी रोड का एरिया होता है, जैसे नागपुर का वीआईपी रोड का एक एरिया है जहाँ पे जो हमारे देन चीफ मिनिस्टर जी थे वो रहते थे, तो वो एरिया अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी सरकारी जॉब वाले लोग होते हैं उनके लिए सब कुछ वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह का पूरा ना सेक्टर खरीदा जाता है। तो रेलवे ने भी इस तरह का एक सेक्टर खरीदा है जो कि आरसीएफ से रिलेटेड है। तो आरसीएफ इज सेल्फ कंटेन यूनिट विथ इट्स ओन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 6 कॉम्प्लेक्स, जो 6 स्कूल, एटीएम फैसिलिटी, 76 बेड हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम दिस आरसीएफ हैज अ कॉलोनी, ठीक है, ब्यूटीफुल लेक कॉम्प्लेक्स, अ लार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम, सब कुछ है, मतलब सब
कुछ प्रोवाइड किया जाता है आपको, बस आपने जो है काम सही से करना है। क्योंकि आपको इतना ज़्यादा क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग कि भाई आपके लिए सब कुछ है, आपके बच्चों के लिए सब कुछ हम सर्विस प्रोवाइड करें। रिस्की जॉब होता है ना, अल्टीमेटली इट्स रिस्की जॉब। आप लोगों को दिमाग को एक तरह का है ना, कुछ भी बाकी टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ आपके काम से रिलेटेड टेंशन होना चाहिए कि भाई गाड़ी समय पे पहुंचे, कोई एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी का जो मेंटेनेंस सही से हो रहा है या नहीं, कोई अगर तार वगैरह छूट चुकी है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे उनको पता होगा अगर सिग्नल खराब है तो क्यों सिग्नल खराब है, ऑल दैट आपने सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सारा जो आपका खर्चा एंड ऑल है, ये सब ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन देख लेती है। जब मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी। बहुत मतलब जॉब प्रोफाइल तो इतना अच्छा है इसका, वो एक मोटिवेशन होता है बच्चों को। बट मुझे ऐसा लगता था कि पहले आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर और ज़्यादा बूस्ट होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। बट मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल ना मुझे जॉब प्रोफाइल वाला एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। अब है CLW। अब CLW क्या है? CLW का नाम जो है देखो, CLW DLW, ये दो पढ़ना है। CLW जो है वो चित्तरंजन दास लोकोमोटिव, ठीक है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ये। अब चित्तरंजन दास कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थे जिनके नाम पर 1950 में इंडियन रेलवे ने एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है ओन किया था, खरीदा था, और उसका नाम चित्तरंजन दास लोकोमोटिव वर्क्स करके रख दिया, CLW, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो स्टीम लोकोमोटिव्स बनाती थी स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कब इसने स्टीम लोकोमोटिव बनाने का जो काम किया है, वो है 26 नवंबर 1950 को। अब ये डेट देखते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इस दिन हमने क्या किया था, इंडिया को फॉर्मली डिक्लेयर किया था रिपब्लिक, है ना। हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, तो उसी साल इन्होंने कमेंस किया था कि स्टीम लोकोमोटिव्स यहाँ पर बनेंगे। किसके साथ कोलैबोरेशन किया था इन्होंने? नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी के साथ। और फिर 1950 में 1 नवंबर 1950 में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फॉर्मली डेडिकेट किया था फर्स्ट स्टीम रेल इंजन प्रोड्यूस बाय द कंपनी। अब ये WG क्लास लोकोमोटिव क्या होता है? तो ये ब्रॉड गेज वाला होता है। ये आपको अभी फिलहाल इतना ध्यान नहीं देना है, 2828 का होता है, ये आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो पहला वाला जो लोकोमोटिव था डेडिकेटेड फर्स्ट स्टीम रेल इंजन जो था, वो जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्होंने डेडिकेट किया था फ्रीडम फाइटर देश बंधु चित्तरंजन दास को। अब देश बंधु और दीन बंधु में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दीन बंधु जो है देखो अलग अलग, आप देश बंधु, ठीक है, जैसे हम हमारे महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, ठीक है, बापू कहते हैं। या फिर आयरन मैन किसको कहा जाता है? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो उसी तरह से एक उपनाम दिया होता है, एक उपाधि दी होती है। तो ये जो आपको क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ, कि किसको प्यार से हम इस तरह से बुलाते हैं, ठीक है। तो देश बंधु करके आएगा ही आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा प्लीज। तो इसको याद रखो कि चित्तरंजन दास जी को देश बंधु करके बुलाते हैं। दीन बंधु एक अलग है, दीन बंधु करके एक किताब भी है, दीन बंधु हम अलग एक CW, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, CW कोई तो फॉरेनर है, इसलिए मुझे ना नाम थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है। ऐसे CW बैनर्जी नहीं, सॉरी, कुछ तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि दीन बंधु किसको प्यार से कहा जाता है, और दीन बंधु जो किताब है वो किसने लिखी थी। तो ये काम आप कर लेना, और जैसे मुझे अगर याद आता है तो मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पर फर्स्ट जो है इंडियन फर्स्ट स्टीम रेल इंजन प्रोड्यूस किया गया था कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? CLW कंपनी के द्वारा। और एक बात यहाँ पे, ये जो हमारा ये स्पेशलाइज मशीनरी जो यहाँ पे बनती है स्टीम लोकोमोटिव, अभी तो स्टीम लोकोमोटिव का ज़रूरत ही नहीं है, पहले था 1950s के टाइम में स्टीम लोकोमोटिव का ज़रूरत था। अब तो हम डीजल भी छोड़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिकल पे जा चुके हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। बस आपको याद रखना है कि जो स्पेशलाइज मशीनरी वगैरह आई थी वो इंग्लैंड से आई थी, वोल्कन फाउंड्री से, ठीक है, फाउंड्री से, वोल्कन फाउंड्री इंग्लैंड में थी वो। इतना नहीं पूछेगा आपको, बस इतना पूछा जाएगा कि भाई ये जो CLW है, ठीक है, ये CLW है, ये किन के नाम पर रखा गया?
तो ये चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे ये। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट 1968 द फैक्ट्री बिगन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कुछ भी ये नहीं होता ना, जो इलेक्ट्रिकल के लाइंस नहीं होते या नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वहाँ पर डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव चलते हैं, ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड डीजल लोकोमोटिव्स वर डिसकंटिन्यूड इन 1973 एंड 1994 रिस्पेक्टिवली। द कंपनी हैज़ बिन मैन्युफैक्चरिंग ओनली इलेक्ट्रिकल रेल इंजिन्स, है ना, मैंने जैसे बताया है कि हम लोग सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, डीजल वाला छोड़ चुके हैं, स्टीम वाला छोड़ चुके हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कोचेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेल इंजिन्स पे कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। इट इज़ नाउ द ओनली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लोको प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन इंडिया। अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली, अब ये चेंज हो चुका है, अब सारे के सारे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है वो लोग लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का स्पेशल अगर आप ऑर्डर देते हो तो वो बना देते, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन करना। नेक्स्ट थिंग कि अब ये जो फैक्ट्री है ना बच्चों, अब ये फैक्ट्री को स्टील कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन 100% बनेगा। तो देखो, द फैक्ट्री ऑब्टेन्स इट्स आयरन एंड स्टील फ्रॉम इसको स्टील प्लांट जो आसनसोल में है, और टाटा स्टील प्लांट जो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर जो है, आपको क्वेश्चन बनेगा कि जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोई भी छोटा सा जैसे सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तापी या ताप्ती कहते हैं उसे, ठीक है। नासिक, महाराष्ट्र का नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं उसको, सिटीज़ है जो किसी ना किसी नदी किनारे पर है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, उस नदी, जो भी सिटी है और किस नदी के किनारे उसको याद करना है। आपने अगर मेरा PDF ले रखा होगा तो ज्योग्राफी के सेक्शन में जाना, ज्योग्राफी के सेक्शन में मैंने लास्ट में ना एक पूरा टेबल बना रखा है कि इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो वो रिवर के साथ साथ आपको वो सिटीज़ पूरा याद ही करना है, 1 मार्क आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो स्टील आता था वो इसको स्टील प्लांट आसनसोल से और टाटा स्टील जमशेदपुर से, और जो हाइडल पावर था वो मैथॉन डैम से आता था, और द टाउनशिप अंडर CLW इज बॉर्डर्ड बाय हाई बाउंड्रीज एंड 3 मेन गेट्स। ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, RPF वगैरह का प्रोटेक्शन देते हैं और ये ज़रूरी नहीं, वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ CLW अच्छे से याद रखना है, कब इस्टेब्लिश हुआ था वो याद रखना है, इस्टेब्लिश होने के बाद उसने पहला जो है स्टीम इंजन बनाया था, तब कौन प्रेसिडेंट थे हमारे वो याद रखना है आपको, ठीक है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट है अब DLW। अब मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया है, इसका एक्चुअल में नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अब इसका नाम चेंज होकर क्या कर दिया गया है बच्चों, अभी फिलहाल जस्ट 2020 में हुआ है, ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW हो गया है ये, ठीक है। क्या हो गया है, BLW वाराणसी में है ये, ठीक है। अक्टूबर 2020 में ही चेंज हुआ है इसका नाम, पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क ही था, आपको ये याद रखना है। तो इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, टू बी अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर ऑफ रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, स्टेट ऑफ द आर्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अब ये अभी भी ये जो है, अब आगे ट्विस्ट देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये इनका क्या विजन है कि भाई ये वर्ल्ड क्लास कोचेस प्रोवाइड करें, ठीक है, लोकोमोटिव वर्क्स ही है ना। तो अब इसका जो है करंट अफेयर रिलेटेड, अभी हमको इसका करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर का क्या है, इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये अब डीजल का प्रोडक्शन करना इसने बंद कर दिया। कब बंद कर दिया इसने, मार्च 2019 से ही जो है, ये क्या हो गया, लेट मी जस्ट, हाँ, मार्च 2019 से ही जो है इस लोकोमोटिव वर्क्स ने डीजल का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। इसने अब टोटली ये शिफ्ट हो चुका है इलेक्ट्रिकल कोच पे। लेकिन अगर इसको ऑर्डर मिलता है तो ये बना देते हैं डीजल लोकोमोटिव भी,
ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, अगर इनको ऑर्डर मिलता है तो ये बना देंगे। अभी हाल फिलहाल इन्होंने क्या किया है पता है क्या, अभी जब 48 डेज का पूरा, जब हमारा लॉकडाउन वगैरह था तो ये फैक्ट्री बंद थी, टोटली बंद थी। जैसे ये 40 डेज के बाद ओपन हुई, 48 डेज के बाद ओपन हुई, तो इन्होंने एक माइलस्टोन रचा। इन्होंने 6000 हॉर्स पावर का, ठीक है, 6000 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव बनाया, ठीक है, 2020-21 में। और फिर अभी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ये न्यूज आई थी कि इन्होंने जो है इन्हीं का फिर से रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने 12,000 हॉर्स पावर का, 12,000 हॉर्स पावर का जो है इन्होंने लोकोमोटिव बनाया है, 2 डीजल लोकोमोटिव को जोड़ के, ठीक है, आपको ये याद रखना है, 2 डीजल लोकोमोटिव को जोड़ के। और ये जब इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली हुआ था, फाउंडेशन वगैरह आप कहोगे इसको, 1956 की बात है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही इसके जो थे काइंड ऑफ क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे, ठीक है। और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने फ्लैग ऑफ किया था इसका फर्स्ट बीजी लोकोमोटिव। बीजी क्या है, जो ब्रॉड गेज लोकोमोटिव, ये भी आपको याद रखना है, 1964 की बात है ये, ठीक है। 1956 में ऐसा एज एस्टैब्लिशमेंट रखा गया, 1961 में एक तरह से आप कहोगे तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 1964 में जो है हमारे जो देन प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया इसका पहला ब्रॉड गेज लोकोमोटिव, ठीक है। अब और एक बात आपको याद रखना है, इन्होंने जो हमारा आयात निर्यात होता है, तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया था 1956 में, किसने, DLW ने ही। अब जो BLW हो चुका है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया था 1976 में, जनवरी 1976 में तंजानिया को लोकोमोटिव्स, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट है रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री RWF, ये भी आपको याद रखना है, ये कब हुआ था, 1980s में। इंडियन रेलवे वाज इंपोर्टिंग अबाउट 55% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हील्स एंड एक्सेल्स, तो इंडिजीनियस कैपेसिटी वाज अवेलेबल ओनली एट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को है, वहाँ पर ही जो है प्रोवाइड एक तरह का आपको कैपेसिटी प्रोवाइड थी वहाँ पे। और दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP, फिर जो टिस्को प्लांट है वो टेक्निकली कैपेबल नहीं था हमारी जितने भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए व्हील एंड एक्सल की, ठीक है। जो भी नया नया डिज़ाइंस आ रहा था तब के टाइम पर वो अवेलेबल नहीं था, उतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं था, तो DSP वॉज ओनली able to partially meet Indian Railways needs. The cost of imports was high with prices rising in the world market. जो हम import कर रहे थे ना बच्चों, व्हील वगैरह, व्हील और एक्सेल के लिए जितना भी मटेरियल वगैरह या फिर कुछ भी, तो वो प्राइसेस हाई हो रहे थे। आपको पता है कि जब डॉलर का जो रेट है बढ़ जाता है तो प्राइसेस हाई चल जाते, कम होता है तो कम हो जाते, तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता था और फिर वो इंडियन रेलवेज को बहुत भारी पड़ रहा था पैसों के मामले में, ठीक है। तो फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, डिलेज इन सप्लाईज एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एडवर्सली अफेक्टेड वैगन प्रोडक्शन एंड रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने कहा कि डिले हो रहा था मटेरियल आने में, डिले हो रहा था सप्लाईज में, इमीडिएट जो है अवेलेबल नहीं हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल, फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा, डॉलर रुपीज़ का डॉलर में चेंज करना वगैरह, ये नहीं हो पा रहा था और ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था प्रोडक्शन पे, रोलिंग स्टॉक के प्रोडक्शन पे। देन इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इन अर्ली 1970, ठीक है, 1970 के शुरुआत में रेलवे मिनिस्टर को ऐसा लगा कि भाई अब हमारा कुछ ना कुछ यूनिट होना ही चाहिए जो खुद अपना रोलिंग स्टॉक बनाए, व्हील्स बनाए, एक्सेल्स बनाए और हमको इंपोर्ट ना करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिजीनियस चीज़ों पर हम जो है काम करें। तो अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वॉज दैट DSP एंड रेल व्हील फैक्ट्री। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारे रेल व्हील फैक्ट्री जो है एक्सेल एंड व्हील बनाने का प्लान वो जो है खुद से टोटली मीट करे, तो इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड व्हील्स एंड एक्सेल। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग अप्रैल 2013 RWF हैज़ बीन रीसर्टिफाइड बाय इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम IRQS विच विथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर 2013 के आसपास जो है फिर इनको जो है एक तरह का क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम ये नहीं आ रहा, शब्द नहीं आ रहा है,
एक तरह का क्लीन चिट मिल गया कि भाई चलो तुम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, तुमको ये प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑल। तो इस तरह की चीज़ें हुई और ये जो है विल सपोर्ट वगैरह मिला इनको, इतने इतने स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट वगैरह का, ये सब कुछ इनको मिला है। फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील एक्सेल एंड व्हील सेट्स, सपोर्ट एक्टिविटीज सच एज कैंटीन, हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सब कुछ केंद्रीय विद्यालय एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टाउनशिप, तो ये सब कुछ इनके RWF की टाउनशिप में है, सब कुछ है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो RWF है, पहले हमको व्हील्स और एक्सेल इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर देशों से उसका माल मंगाना पड़ता था, बनाना पड़ता था। जो हमारी टिस्को थी, जो इंडियन कंपनी है, वो इतना हमारा जो है क्या कहते हैं, जितना डिमांड था उतना प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं थी, उतना उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह नहीं था। फिर 2013 में फिर टाइम बदला, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ने कि कहा कि भाई बस अब हम कर देते हैं, हम हमारा जो है यूनिट बना देते हैं, तो वो RWF यूनिट आया। तो ये आपको याद करना है सब कुछ। मैंने ऑलरेडी मेरे फर्स्ट या सेकेंड थ्योरी लेक्चर में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उसका पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया है, वो कहाँ है उसका हेडक्वार्टर वो प्रोवाइड किया है, कब इस्टेब्लिश हुआ था वो प्रोवाइड किया है। तो इसका सबका रट्टा मारना शुरू करो। आपने अभी तक अगर सारे जोन्स और उसका शॉर्ट फॉर्म एंड उसका अगर हेडक्वार्टर याद नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हो। एक मास के लिए पूरे 18 जोन याद कर लो, उनका हेडक्वार्टर याद कर लो और उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो याद कर लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।